तुम्हारी संतानें सुखी रहें सदैव। बटा गोलेंद्र पटेल। सभ्यता और संस्कृति की समन्वित सड़क पर निकल पड़ा हूँ शोध के लिए। झाड़ियों से छिल गई है देह, थक गए हैं पांव कुछ पहाड़ों को पार कर। सफर में ठहरी है आत्मा बोध के लिए। बरगद के नीचे बैठा कोई बूढ़ा पूछता है, अजनबी कौन हो? जी, मैं एक शोधार्थी हूँ। पुरातात्विक विभाग, विश्वविद्यालय। मुझे प्यास लगी है। जहाँ प्रोफेसर और शोधार्थी पुरातात्विक पत्थर पर पढ़ रहे हैं। उम्मीद के उजाले से उत्पन्न उल्लास उत्खनन की प्रक्रिया में खोज रही है प्रथम प्रेमियों के ऐतिहासिक साक्ष्य। मैं वहीं जा रहा हूं। बेटा उस तरफ देखो, वहां छोटी सी झील है जिसमें यहाँ के जंगली जानवर पीते हैं पानी। यदि तुम कुशल पथिक हो तो जाकर पी लो, नहीं तो एक कोस दूर एक कबीला है जहां से तुम्हारी मंजिल 1.5 कोस दूर नदी के पास। फिलहाल 2 घूंट मेरे लोटे में है, पी लो बेटा। धन्यवाद दादाजी। उत्खनन स्थल पर पहुंचते ही पुरातत्वज्ञ ने लिख डाली डायरी के प्रथम पन्ने पर मिट्टी के पात्रों का इतिहास। लोटा देखकर आश्चर्य है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उक्त बूढ़े का था। वही नकाशी, वही आकार। कलम स्तब्ध है, स्वप्न सागर में डूबता हुआ। मन सोच के आकाश में देख रहा है। अस्थियों का औजार पत्थरों के बने हुए औजारों से मजबूत है। देखो, टूरिस्ट आ गए हैं। पुरातात्विक पत्थरों के ज्यादा पास न पहुंचे सब, नहीं तो लिख डालेंगे। इतिहास पढ़ने से पहले ही प्रेम की ताजी पंक्ति। किसी ने आवाज दी, सो गए हो क्या? शोधकर्ता सोते नहीं है शोध के समय। सॉरी सर, कल की थकावट की वजह से आंखें लग गईं। अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जाओ देखो उन टूरिस्टों को, कहीं कुछ लिख न दे। प्रिय पर्यटकगण, आप लोगों से अतिविनम्र निवेदन है कि किसी भी पुरातात्विक पत्थरों पर कुछ भी न लिखें। श्रीमान, आप मूर्तियों के पास क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं सर, बस छू कर देख रहा हूं। कितनी प्राचीन है। महोदय, किसी मूर्ति की प्राचीनता पढ़ने पर पता चलती है, छूने पर नहीं। जो लिखा है मूर्तियों पर उसे पढ़ें और क्रमशः आप लोग आगे बढ़ें। सामने एक पत्थर पर लिखा है, जंगल के विकास में इतिहास हंस रहा है। पेड़ पौधे कट रहे हैं, पहाड़ पठार टूट रहे हैं, नदी झील सूख रही है, सड़कें उलट रही है, सागर सहारा का रेगिस्तान हो रहा है। कुछ वाक्य स्पष्ट नहीं है। अंत में लिखा है, जैसे जैसे बीमारी बढ़ रही है, दीवारों पर थूकने की और मूतने की वैसे वैसे चढ़ रही है। संस्कार के ऊपर जेसीबी और मर रही हैं संवेदनाएं। आगे एक क्षेत्र विशेष में अधिकतम मानव अस्थियां प्राप्त हुई है, जिससे संभावना व्यक्त किया जा सकता है
कि यहाँ प्रकृति के प्रकोप का प्रभाव रहा हो, जिसने समय से पहले ही पूरी बस्ती को श्मशान बना दी। संदिग्ध इतिहास छोड़िए, मौर्य गुप्त मुगलों के इतिहास में भी नहीं रुकना है। सीधे वर्तमान में आइए, जनतंत्र से जनजाति की ओर चलते हैं। आजादी के बाद शहर में आदिवासियों के आगमन पर हम खुश हुए कि कम से कम हम रोज हंसेंगे। उनकी भाषा और भोजन पर, वस्त्र और वक्त पर, व्यवसाय और व्यवहार पर, बस कवि को छोड़कर शेष सभी पर्यटक जा चुके हैं। जो जानना चाहता है प्राचीन प्रेम का वह साक्ष्य जिस पर सर्वप्रथम उत्कीर्ण हुआ है, वही दो अक्षर जिसे प्रेम कहते हैं, बटा। दो प्रेमियों के बीच बटा, संबंधों का सत्य बटा, सृष्टि की शक्ति बटा, जीवन का सार बटा। प्यार प्यार केवल प्यार। पास की कबीली दो कन्याएं पुरातत्व के शोधार्थी से प्रेम करती है। प्रेम की पटरी पर रेलगाड़ी दौड़ने से पहले ही शोधार्थी लौट आता है शहर। शहर में भी किसी सुशील सुंदर कन्या को हो जाती है उससे सच्ची मोहब्बत। दिन में रोजमर्रा की राजनीति, रात में मोहब्बत-ए-मिजाजी की बातें गंभीर होती है। प्रिय, जब तुम मेरे बाहों में सोती हो, गहरी नींद, निश्चिंत, तब तुम्हारे शरीर की सुगंध स्वप्न सागर से आती सरसराटीय स्वर में सौंदर्य का संगीत सुनाती है। भीतर जगती है वासना। तुम होती हो शिकार, समय की सेज पर, संरक्ष की शब्द सफर में थक कर करता है विश्राम। चीख चलती है हवा में अविराम। सांसों की रफ्तार दिल की धड़कन से कई गुना बढ़ जाती है। होंठों पर होंठे सकते हैं, कपोलों पर नृत्य करती हैं। सारी रतिक्रियाएं, एक कर सहलाता है केश, तो दूसरा स्तन को, एक दूसरे की नाक टकराती है। नशा चढ़ता है ऊपर, नाक के ऊपर। आंख सोखती है आंखें आंखों में देखकर। स्पर्श की प्रसन्नता, अत्यंत आनंद। तभी अचानक बाहर से कोई देता है आवाज। यह तो स्वप्नोदय की सनसनाहट है। देखो वीर, अपना बल, अपना वीर्य, अपनी ऊर्जा। प्रियतम, क्यों हाँफ रहे हो, क्यों कांप रहे हो? मैं सोई थी निश्चिंत फोमार कर गहरी नींद में। मुझे बताओ क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पर यह चिन्ह कैसा है? यौन कह रहा है, मौन रहने दो। प्रिय, ठीक है, जैसा तुम चाहो। अल्हड़ नदी मुरझाई कली के पास है। सांझ श्रृंगार करने आ रही है। तट पर हंसी ठिठोली बैठ गई। नाव में लहरें उठ रही है, अलसाई ओसे गिर रही है। दूबों की देह पर इस चांदनी में देखने दो प्रेम का प्रतिबिंब। आईना है नेह का नीर, दर्पण है नेह की देह।
नाराजगी खे रही है पतवार, दलील दे रही है। देदीप्यमान द्वीप पर रुकने का संकेत, जहां रेत की रोशनी है मगर रूठी है रेह। कितनी रम्य है रात, कितने अद्भुत है। ये पेड़ पौधे, नदी, झील, पशु पक्षी, जंगल, पहाड़, यहाँ के फलों का स्वाद। प्रिय, यही धरती की जन्नत है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। उधर देखो, हड्डियां बिखरी है। यह तो मनुष्य की खोपड़ी है। अरे, यह तो पुरुष है। इधर देखो, स्त्री का कंकाल है। ये कौन है? जाति से बहिष्कृत, धर्म से तिरस्कृत, पहली आजाद औरत का पहला प्यार, या दाम्पत्य जीवन के सूत्र, या आदिवासियों के वे पुत्र जिन्हें वनाधिकारियों के हवसकुंड में होना पड़ा है, भविष्य के रूप में स्वाहा। हमें हमारा भविष्य दिख रहा है। अंधेरे में प्रियतम पीड़ा हो रही है। पेट में, प्रिय, तुम भूखी हो, कुछ खा लो। नहीं, भूख नहीं है। तब क्या है? तुम्हारा 3 महीने का श्रम। धो रही हूं निरंतर इस निर्जनी उबड़-खाबड़ जंगली पथ पर। अब और चला नहीं जाता। रुको, को, ठहरो, हाँ, रो, सुस्ताने दो। प्रिय, मुझे माफ करो, मैं वासना के बस में था। उस दिन आओ मेरे गोद में, तुम्हें कुछ दूर और ले चलूं। उस पहाड़ के नीचे जहां एक बस्ती है। पुरातात्विक साक्ष्य के संबंध में गया था। वहां कभी तो 2 लड़कियों ने कर ली थी मुझसे प्रेम, जिनकी भाषा नहीं जानता मैं। वे वही हैं। हम दोनों उनके घर विश्राम करेंगे। निर्भय गोदी में ही पूछती है, प्रियतमे, तुम मुझे कब तक ढोओगे? प्रिय, जन, जमीन, जंगल की कसम, जीवन के अंत तक ढोऊंगा तुम्हें। अविचला विराम, मेरे जीने की उम्मीद तुम्हारे गर्भ में पल रही है। तुम मेरी प्राण हो, तुम्हारा प्रेम मेरी प्रेरणा। देखो, सामने झोपड़ी है, जो उसी की है। वह रहा उसका घर। आश्चर्य है प्रियतम, यह तो पेड़ पर बना है, केवल बांस से। हाँ, ये लोग खुखार जानवरों से बचने के लिए ही ऐसा घर बनाते हैं। बस अंतर इतना है कि हम शहरी हैं। ये वन जाति, अर्थात आदिवासियों के पूर्वज। हम देखने में देवता है, ये राक्षस। खैर, ये सच्चे इंसान है। कबीलों वालों, मालिक आ रहे हैं। स्वागत करो। बरगद के चौतरे पर कुश की चटाई बिछी है, जिस पर बैठे हैं वे यायावर। किसी के इंतजार। मालिक, माँ, ली, कर। यह लीजिए एक घार केला, यह लीजिए कटहर, यह लीजिए बेर, यह कंदमूल, फल फूल स्वीकार करें। मालिक, हम कबीले की राजकुमारी है।
सरदार कहता है, मालिक ये दोनों मेरी पुत्री आपकी राह देख रही थी। आपके आने से कबीलियाई धरती धन्य हुई। अब आप इन्हें वरण करें। आपको अपना परिचय उस बार हम दोनों बहनें नहीं दे सकी, इसके लिए हमें क्षमा करना। ये कौन है? मेरी पत्नी। जो आपकी भाषाओं से एकदम अपरिचित है। ये पेट से 3 महीने की है। थक गई है। सफर में चलते चलते हम दोनों आपके उपकारों का सदैव ऋणी रहेंगे। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों से पुनः मिल पा रहा हूं। कुछ दिन बाद दोनों शहर आ जाते हैं। जहां सभ्य समाज के शिक्षित लोग रहते हैं। क्या धर्म के पंडित इस कुंवारी कन्या की भारी पैर पर व्यंग्य के पत्थर मारेंगे, या फिर इन्हें संसद के बीच चौराहे पर जाति के संरक्षक सिपाही बहिष्कृत तिरस्कृत का तीर मारेंगे? कुछ भी हो, कंदमूल की तरह दोनों ने दुनिया का सारा दुख एक साथ स्वीकार कर लिया। तुम्हारे हिस्से का अंधेरा भी कैद कर लिए अपने दोनों मुट्ठियों में, ताकि तुम्हें दिखाई देता रहे प्रकाशमान प्रेम, और तुम्हारी संतानें सुखी रहें सदैव। प्रियतम, पीड़ा पेट में पीड़ा, पीड़ा। आह रे माई, माई रे। गर्भावस्था की अंतिम स्थिति में अक्सर अंकुरित होती है आंच। अलवाती की आंच से आती है आवाज। प्रसूता की पीड़ा प्रसूता ही जाने। औरत की अव्यक्त व्यथाकथा कैसे कहूं? मैं पुरुष हूं। 9 मास में उद्दीप्त हुई नई किरण किलकारियों की क्यारी में रात के विरुद्ध रोकती है। रोशनी का बीज जिसे मां छाती से सींचती है। नदी की तरह निःस्वार्थ अग्नि आह्लादित है। आसमान की नीलिमा में झूम रहे हैं तारे। चांद उतर आया है। हरी भरी वात्सली धरती के खेत में चरने के लिए फसल प्रेम की पैना पकड़े खड़े हैं। पहरे पर पिता। उम्र बढ़ रही है। ऊख की तरह मिट्टी से मिठास सोखते हुए मौसम मुस्कुराया है। बहुत दिन बाद बेटी के मुस्कुराने पर सयान सुता पूछती है मां से, क्या आप मुझे जीने देंगी अपनी तरह? क्या मैं स्वतंत्र हूं अपना जीवन साथी चुनने के लिए आपकी तरह? आप चुप क्यों हो? बापू आप बताइए। जिस तरह मां ने की है आपसे प्रेम विवाह, क्या मैं कर सकती हूं? धैर्य से उठाकर पिता ने दे दी। धीमी स्वर में उत्तर, मेरी बच्ची तुम स्वतंत्र हो, शिक्षित हो, जैसा उचित समझो करो। कॉलेज जाने का समय हो रहा है। बाहर से एक आवाज आई कि चलो सखी।
दूसरी आवाज आई कि आज वृक्षारोपण दिवस है। एक पुष्प का पौधा गम के गमले में लगाने के लिए ले लेना। तीसरी आवाज है कि मेरे पास गेंदा, गुलाब, गुड़हल और गूलर है। चौथी आवाज है कि मेरे पास केवल इतिहास की घास है, जिसे आयुर्वेद के आचार्य औषधि कहते हैं। यह चरवाहे की नजर में चौपायों का चारा है। मुझे प्यारा है। सो मैंने इसे ही जड़ से उखाड़ ली, मगर मिट्टी को लेकर चिंतित हूं कि इसकी उर्वरता विपरीत परिस्थिति में कब तक बनी रहेगी। पांचवी आवाज वाहनों की आवाज में खो गई। भीतर से उसने कहा कि आज खाकर नहीं आई हो क्या? आओ, चाय पी कर चलते हैं। हे सखी, वे भी आ रहे हैं। छठवीं आवाज है कि हाँ भाभी, भैया पहुंच रहे होंगे। आज तो मजा ही मजा है। चुप, माँ आ रही है। लो, तुम सब चाय पियो, मैं पकौड़ी बनाकर लाती हूँ। नहीं मम्मी, पकौड़ी रहने दीजिए, अभी हमें जाना है बाजार, कॉलेज के कुछ सामान खरीदने हैं। ठीक है, तुम सब जरा संभल के जाना। आजकल सड़कों पर चुनावी रैलियों की वजह से अक्सर जाम लगता है। दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट का दर बढ़ रहा है। देखी देखा दुर्घटनाएं हो रही है। फिर भी दृष्टि है कि अनदेखी कर रही है सृष्टि की सच्चाई। या यह कहे कि वह सत्ता के वास्तविक सत्य से कोसों दूर देख रही है। बहरहाल तुम सब बहरी नहीं, बल्कि बुद्धिमान हो। कोई कदम उठाने से पहले कुल के विषय में सोच लेना। असल में जिंदगी की यात्रा के नाम अपना अंतिम निर्णय कर देना है। नदी में नाव नहीं, बल्कि नाव में नदी को खेना है। गमी की गर्मी में साथ संवेदना की बेना है। बच्ची, बात बहुत है। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। क्या यार, तुम्हारी मम्मी तो महर्षिका विदुषी है। जब देखो उपदेश देती रहती है। देखो उपदेश देती रहती है। नहीं सखी, माँ है न। माँ बनने पर स्त्री चिंता की चिता पर जीते जी जलती रहती है, ताकि उसकी औलाद आह्लादित रहे जीवन भर। एक ने कहा कि सखी, मेरी माँ नहीं है, मैं जानती हूँ माँ की कमी की पीड़ा। दूसरी ने कहा कि मैं जानती हूँ माँ होने का अर्थ। मेरा तन भले ही यहाँ है पर मन घर पर है। एक बच्चे की माँ हूं ना। उसने पूछा कि क्या सामान इसी दुकान से लेना है? हाँ, इसी दुकान से लेना है। चलो अंदर चलते हैं। सौदाबाजी के बाद कॉलेज गई वे सब, जहां अब रोप रही है नन्हे पौधे। किसी ने पूछा कि सर, इसे कहाँ लगाऊं? उत्तर, मेरे सर पर। मैडम ने कहा कि क्यों सर, लड़कियों पर क्रोध?
क्यों? क्या आज मालकिन नाराज है? और फिर हंसने लगी। अचानक सभी आंखें कक्षाध्यापक की ओर मुड़ जाती है। हवा में हंसी गूंजने लगती है। कुछ क्षण के बाद याद आई कि मोहब्बत के मुहूर्त में मिलना है पिछवाड़े प्रियतम से। वह शौच का बहाना बनाकर जाना चाहती है, मगर उसे मालूम है कि मैदान और मूतवास न लगने पर भी सखिया इसमें सहयोग करती है। ये ऐसी क्रियाएं हैं जो न चाहते हुए भी हो जाती है मित्रों के साथ, पर पेट दर्द के बहाने से जाती है कक्षा में, जहां केवल और केवल उसका प्रेम है। दोनों दीवार के पीछे प्रेम की नई परिभाषा गढ़ते हैं। अक्सर हम पैखाने में लिखा पढ़ते हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो। किसी के आने की आहट सुनकर वह छुड़ाना चाहती है हाथ। जहां प्रेम का अंतिम लक्ष्य है काम, वहां वह नहीं होता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि भावना में भावना का वर्ण करना है, दरअसल दर्द को निमंत्रण देना है। मोहब्बत बनाम बदनाम नाम लेना है वाम हस्त में थाम। कब्रों को खबर है कि बिन मौसम बारिश और घाम का होना है। सुबह शाम राग के रव में रोना है। खैर, पैर परंपरा की बेड़ियों से मुक्त है, मगर मोहब्बत की मर्यादाएं हैं। सुख समय की सेज पर जब एकदम के लिए सो जाता है, तब सूरज सागर में छुप जाता है और आसमान में चांद नजर नहीं आता है। तकलीफ में टिमटिमाते तारे की तान है कि प्रेम में प्रसन्नता का पल जल्द बीतता है। दुख दलदल में दोनों को खींचता है। सरसराहट में सिसकने का स्वर सुनाई देता है। शोक में शोर संगीत के खिलाफ हो रहा है। गली गली में हल्ला ही हल्ला है। धुन को धुनने का धूम मचा है। शायद ही कोई शब्द किसी के पेट में पचा है। जिसका संबंध है प्रेम से, कह सकते हैं कि संबंध की सरहद पर संग्राम हो रहा है। पिस्तौल के बजाय मुंह से गोलियां चल रही है। प्रेमियों के परिवार मारे जा रहे हैं। ताने की तोप से, व्यंग्य की बंदूक से। जहां देखो वहां एक ही वाक्य दोहराया जा रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जब लड़की की माता पिता ही भिन्न भिन्न जातियों के हैं, प्रेम से परिणय तक की यात्रा बहुत कठिन है, किंतु करने वाले करते हैं। जैसे कि वे दोनों दाम्पत्य जीवन के सूत्र में सुखी हैं, लेकिन उसकी लड़की की तकदीर की लकीर कुछ और है। वह पेट से है। आह, प्रेम की कैसी प्रकृति है। उसके प्रेमी को, जो कि बिना परिणय का पति है, जो अपने परिवार के विरुद्ध प्रेम को चुना, उसे जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। उसके ही लोग उसे बेमौत मार दिए हैं, जिसकी वजह से वह कुंवारी अब विधवा है। इस दुनिया में उसकी दुर्गति है, क्योंकि वह गर्भवती है। सच्ची मोहब्बत करने वाले भले ही मर जाते हैं, मगर मोहब्बत नहीं। मोहब्बत तो जिंदा रहती है। लेकिन आज यह कहने में संकोच नहीं है कि रोष की रस्सी में सबकी बंधी मती है। कामदेव की रति चीख रही है कि आधुनिकता की गति में प्रेम की क्षति है। उसके बच्चे का क्या होगा?
जो अभी पेट में है। पता नहीं लड़की है या लड़का, ननद सहेली है, मगर वह इस वक्त अकेली है। उसे गोलेंद्र पटेल की देह विमर्श शीर्षक नामक कविता याद आती है कि जब स्त्री ढोती है गर्भ में सृष्टि, तब परिवार का पुरुषत्व उसे श्रद्धा के पलकों पर धरती का सारा सुख देना चाहता है। घर एक कविता जो बंजर जमीन और सूखी नदी की है। समय की समीक्षा, शरीर विमर्श, सतीव के संकेत, सतीव के संकेत, सत्य को भूल, उसे बांझ की संज्ञा दी, जो भाइये के रिश्ते को स्वीकार करती है। कुंवारे में गर्भवती होने को पाप नहीं, पुण्य मानती है। उसे पता है कि पवित्र प्रेम का फल है, कि भाभी का भारी पाव है, पर पूर्वजों का दाव है, कि उनके लिए कहीं नहीं है छाव। न शहर में न गांव में चिड़िया चुप है, नहीं कर रही है चींची चावचाव। 9 महीने आंखों में रही रात, नर्स घर की नाउन से बोली है कि बेटा हुआ है। नाना नानी की बात जग जान रहा है, जब किसी की बेटी को बेटा पैदा होता है, वह भी पहले दफा, तब नानी नाना की खुशी का क्या कहना। आप कल्पना कर सकते हैं, अपने घरों में देख सकते हैं, नाती के रूप में नए जीवन का आरंभ। वह अपने मायके में बच्चे को पालती है, पढ़ी लिखी है, अध्यापन की नौकरी करती है। विधि का विधान है कि मनुष्य में भूलने की क्रिया अधिक सक्रिय होती है, जिसकी वजह से वह समय के साथ बड़ी से बड़ी बात भूल जाता है। भूलना एक कला है, इससे हम सबका भला है। कुछ वर्ष बाद वह दूसरी शादी करती है। इसमें प्रेम नहीं, समझौता है कि पति की पहली पत्नी की एक बेटी है और उसका एक बेटा। हम दो हमारे दो के सिद्धांत पर जीवन के नए सूत्र में बंध गई है, पर नए पति के पूछने पर कहती है कि वह अपना पहला प्यार भूली नहीं है। यार यादों में है, अब भी है और आगे भी रहेगा। हे प्रियतम, जब तक जिंदगी है तब तक रहेगे तुम, मेरे हृदय में, मेरी सांसों में, मेरी धड़कन में, मेरे मन में। जब तक जिंदगी है तब तक रहोगे तुम, मेरे हृदय में, मेरी सांसों में, मेरी धड़कन में, मेरे मन में। हे नव सजन, मेरे पति परमेश्वर, आप भी मेरे हृदय में हैं। आप अपने को जब ढूंढेंगे मुझ में, सदैव पाएंगे। स्त्री आदमी की अनुभूति में होती है, उसका हृदय वैल के हृदय से भी बड़ा होता है। शायद दुनिया का सबसे बड़ा दिल है, जिसकी वजह से हम पिता, पति व पुत्र तीनों के दोह को स्वयं में सोखने में सक्षम है। आप मेरे हमदम हैं, मैं तुम्हारी शक्ति हूं। दोस्तों, स्त्री पर लिखना दरअसल अपने भीतर की स्त्री से बतियाना है। पुरुष केवल पुरुष नहीं है, उसके अंदर भी होती है स्त्री। तभी तो शिव अर्धनारीश्वर है। यह तो ठीक है, लेकिन लोक में पुरुष का वर्चस्व है, उसके जीवन में मेहरारू का महत्व है। मगर महत्व सिर्फ इतना
कि वह वासना की वस्तु है। वर्तमान में इसी की सत्ता है, इसकी महत्ता है कि यह स्त्री को गढ़ता है। इसे गढ़ने की कला परंपरा सिखाती है, पर पुस्तकीय पंचायत में विमर्श कहता है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। इन्हें हक है कि ये आपस में लड़े, झगड़े, रूठे, अंततः करे आत्मालिंगन। बहरहाल किसी विधवा का विवाह आज भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। उनकी उम्र में अंतर इतना होता है कि 36 को 63 मानने की आजादी है। आधुनिक प्यार लव मैरिज का आदी है। जानते हो, विशेष इस अर्थ में इनकी शादी है कि अब इनकी बर्बादी है। जहां जरा से जीवन जहर हो गया है, यानी बहस की बात, दुख की गठरी सर पर लादी है। विश्व में इस विडंबना को सहने वाली स्त्रियों की बड़ी आबादी है, जो रोज रो रही है और खो रही है धैर्य धर्म। स्त्री पतिव्रता होती है, परंतु पुरुष पत्नीव्रता नहीं। पुरुषार्थ है, पर स्त्रियार्थ, स्त्री प्लस अर्थ नहीं। इस नहीं में शामिल है नर का नियम। प्रियतम नरत्व नारीत्व का नेता है, फिर भी देवी का दर्जा तो देता है। लेकिन सच्चाई यही है कि सामाजिक शब्दकोश में हम कमजोर हैं। सुकोमल है, मुलायम है, नाजुक है, सृष्टि की सुंदरता है। धरती है, नदी है, झील है, रोशनी है, रसोई है, उम्मीद है, आशा है, जिंदगी की जिजीविशा है, जिज्ञासा है, भूख है, भाषा है, अभिलाषा है, सृष्टि की शक्ति है। आदमी की अभिव्यक्ति है, आत्मानुभूति है। खैर, खुदा से जुदा होकर भक्ति की खेती करना संभव नहीं है। चलो नौका विहार करते हैं। प्रिय, तुम मेरी भक्तिन हो, यह कहने की जरूरत नहीं है। न ही मुझे किसी को भक्त बनाने की चाहत है। पति पत्नी के बीच विश्वास का होना जरूरी है, न कि भक्ति भाव। प्रिय, मुझे नींद लग रही है, मैं सोना चाहता हूं। नदी में नाव को घाव लगा है, पर वह जाना चाहती है उस पार। काल का केवट कह रहा है कि एक अधेड़ उम्र जिंदगी के इतिहास में पहली बार इतवार को नदी के इस पार मुझे किस किया। मैंने देखा, दिन ढल चुका है। अंधेरी रात में वात्सल्य से वासना तक की यात्रा कर रही है। पहली मुलाकात, क्या है बात? हालात। हंस रहा है, भंवर में भाव फंस रहा है। वह पूछता है कि आपके पतिदेव वृद्ध हैं और आप अभी अप्सरा लग रही हैं। आखिर क्या रहस्य है? वह कहती है कि यह उम्र का अंतर है। जब हम दाम्पत्य के सूत्र में बंधे तब वे 45 के थे और
मैं 25 की थी। आज मैं 45 की हूँ। और वे 65 के हैं। उम्र के उजाले में उलाहना ही उलाहना है। तरंगे कह रही हैं कि कल तलाक की तारीख है। जैसे जल की सतह पर पतवार की चीख है, वैसे ही मेरे भीतर पीड़ा की पीप है। और कपाल के केश में लीक है मेरे रूप के भावी भूप। दिल में दर्द का दीप है, एक दूसरे से अलग होने की वजह है। विश्वास के बंधनों का टूट जाना, जिसकी जड़ में है सफर के समय रति की रेलगाड़ी का छूट जाना। अब मैं स्वतंत्र जीना चाहती हूँ। मेरी इच्छा बिल्कुल नदी की बहती धारा की तरह है। इसकी गति में ही मेरी प्रकृति है। न्याय के नोटिस में नर की जय है। न्यायाधीश का उसके पक्ष में निर्णय है। नारी के नयन में नीर। उसके शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा की पीड़ा है। है जो काट रहा है, वह कुल का क्रोधित कीड़ा है। बच्चे बड़े हैं, उनकी चिंता नहीं है। वह प्रथम प्यार की यादों में खोई हुई है। सूरज डूब रहा है सागर में। उमंगें टकरा रही हैं उर में। पर्वत पहाड़ हिल रहे हैं। पेड़ पौधे झूम रहे हैं, एक दूसरे को चूम रहे हैं। बाहर हवा में धूल ही धूल है। अंदर तूफानी आंधी आई हुई है। अस्तित्व खतरे में है। प्रियतम, मेरे पहले बलम, मुझे ले चलो अपनी दुनिया में। मैं तुम्हारी बाहों में मोहब्बत के मौसम की तरह सोना चाहती हूँ, जैसे वह सो गया है। इस जैसे वह सो गया है इस संसार के प्यार में, मृत्यु की अंकवार में। सजन, मैं संवेदना के शिखर पर लटकना चाहती हूँ, मगर वहां मेरी आंखों का तारा, तुम्हारी अंतिम निशानी, मुझे लटकने नहीं देगा। अब इस देह से मोह नहीं है। असल में मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम मरे थे। सुबह सुबह हल्ला है कि फलाने की मम्मी नदी में कूद कर जान दे दी। नदी में, कुएं में अक्सर प्रेम में पड़ी हुई स्त्रियां कूदती हैं। यानी यहाँ कूद मरना नारी की नियति है। लाश पुलिस ले गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि ये कूदी नहीं है, इन्हें मारकर फेंका गया है। हत्यारे की खोज जारी है। टीवी पर, सोशल मीडिया पर
समाचार पत्रों में यह खबर वायरल हो रही है कि उसे न्याय नहीं मिला, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा बता रहा है कवि से, यानी मुझसे, कि उसके पिता ही असली कातिल है। मित्र, एक असुर का कहना है कि पत्नी का कातिल होना असल में आदमी की आदमियत की मृत्यु होना है। कम से कम इस संदर्भ में हमारी जाति अभी कलंकित नहीं हुई है, यानी हमें देवत्व का दंभ त्याग कर असुरों की अच्छाई अपनाना चाहिए, तभी हम सही अर्थ में मनुष्य हो पाएंगे। हमारे आसपास धीरे धीरे लोग जुटते हैं। हम अपने टॉपिक चेंज करते हैं। और उसके एक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा कि मेरी दृष्टि में जो पिता या पति या पुत्र या प्रेमी कभी नहीं देता है स्त्री को दर्द, वही है एक सच्चा मर्द। वह ननिहाल में पला बढ़ा है। उसे नाना का पेशा पसंद है। वह पुरातत्व विज्ञान का प्रोफेसर बनना चाह रहा है। उसका जेआरएफ इसी वर्ष हुआ है। मेरी आंखें गवाह है कि उसकी करुण कहानी सुनकर मेरा मन, मेरा दिल आज खूब रोया है। क्या कल भी रोए गया? मेरा मन। प्रिय पाठक, पूछ रही है मेरी सिसकी तुमसे। उत्तर उत्तर दो। हम दोस्त हैं। आपस में सुख दुख साझा करते हैं आधी आधी रात। बात हम खेले हैं साथ होला पात और एक ही थाली में खाए हैं भात। वह पत्थर पर पड़ता है मानव का इतिहास। मैं गढ़ता हूं घास। उसके खेत में उसे सख्त नफरत है लव अफेयर से। उसकी नजरों में प्रेम स्वयं में प्रश्न है। उसे प्यार है करंट अफेयर से। वह मानस की मिट्टी में रोपना चाहता है मनुष्यता का विशाल वृक्ष। वह पीड़ा के पर्वतों को उखाड़ फेंकना चाहता है महासागर में। उसकी जिजीविषाएं फंसी हैं जीवन के जंजाल में, जैसे जंगल के झाड़ झंखाड़ में फंसा है साग। और पीछे से गीदड़ सियार नोच रहे हैं गाढ़। यहां नोचना कायरता नहीं, भूख की चतुराई है। आह रे माई, आहत की अंगड़ाई है। उसे दुहक इस बात का है कि जंगल जल रहा है, नदियां पट रही है, हिमालय होश में नहीं है। चारों ओर धुआं ही धुआं है, अशुद्ध हो गया है। वात फेफड़ा कमजोर हो रहा है। दोहा खड़ा है द्वार पर और उसका गात ग्रस्त हो चुका है अनेक रोगों से। वह कह रहा है लोगों से कि मृत्यु बढ़ी आ रही है उसकी ओर।
लंबी है रात, लंबा है भोर, मचा है शोर, कि घर में घुसा हुआ चोर चाकूमार है। एक नहीं, चार है। उसका घर केवल घर नहीं, पुस्तकालय है, जिसमें आर्कियोलॉजी की आत्मा है, जो असल में उसकी जिंदगी की पूंजी है। विस्फोट की आवाज आज गगन में गूंजी है। जल गई इच्छाएं, राख हो गए सभी स्वप्न, स्वप्नों का मरना, जीते जी जिंदा लाश हो जाना है। मित्र उठो, तुम्हें लक्ष्य पाना है। इस लक्ष्य में शामिल है तुम्हारी माँ की इच्छा, नाना की ख्वाहिश और तुम्हारी सबसे बड़ी चाहत। मित्र, मुश्किलें मनुष्य को मजबूत बनाती है। तुम्हें याद ही होगा कि मेरे घर भी कभी आग लगी थी, जिसमें जल गई थी मेरी रचनाएं, बचपन की कुछ कृतियां, कुछ स्मृतियां। उस वक्त मैं भी भीतर से टूट गया था। मेरी रचनात्मकता रो रही थी। तब तुम्हारी भेंट की हुई पुस्तकों ने संभाला था मुझे। हाल ही में होने की वजह से मेरे घर के दिए बुझे हैं। मैं जगाना चाहता हूं तुझे गम की गहरी नींद से। मित्र, जिद से जीत सकते हो कोई भी जंग, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है मित्र, मुझमें आ गई है उमंग। वह बनाता है समय के श्यामपट पर दुनिया का चित्र, जिसमें युद्ध की वजह से मरे हुए मानव के कंकाल एक साथ कह रहे हैं, कि वे उन शहंशाहों की शक्ति हैं जो दुनिया जीतना चाहते थे। खैर, मुझे तो केवल और केवल अपने कल को जीतना है और संघर्ष की स्याही से लिखना है संवेदना का शिलालेख, दर्द के दर्पण में देख देख कर। मित्र गोलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम मुझे पुनः खड़ा किए। बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम मेरा सपना बड़ा किए। मित्र, मैं तो चाहता हूं कि मेरे सभी मित्रों का स्वप्न बड़ा हो। मेरे प्रिय पुरातत्वज्ञ, आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हें खूब बधाइयाँ और अनंत आत्मिक शुभकामनाएं। चलो, केक काटो और बांटो खुशियां। ठीक उसी तरह जिस तरह सूरज बांटता है रोशनी, फूल बांटता है खुशबू। मित्र, खुद को दूसरे के लिए समर्पित करना है असल में मनुष्य होना है। परंतु अब पृथ्वी पर मनुष्य बहुत कम है। हाँ, यह तो है। लेकिन जो लोग मनुष्य है, वे लोग चाहें तो शेष भी मनुष्य हो सकते हैं। बाहर से किसी ने आवाज दी कि आपको जन्मदिन मुबारक हो। यह तो लड़की की आवाज है। यह कौन है? मैं मौन उसके बारे में सोच रहा हूं कि इसके विषय में मुझे तो कभी बताया नहीं। तभी एक अन्य मित्र ने मुझसे पूछा,
कि कहीं यह उसका प्यार तो नहीं है। मैंने कहा, नहीं, कोई रिश्तेदार होगी। भला जिसे प्रेम से नफरत है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है। वह मेरी चुप्पी का अर्थ समझ गया। उसने कहा कि वे मेरी दीदी हैं। सौतेली है, लेकिन लगती नहीं है कि वे सौतेली है। मेरी आंखें पहली दफा देखी कि रिश्ते की रोशनी बहन के आने पर आंगन में उतरी है। उनका स्वभाव अच्छा है, बहुत अच्छा है। उनकी बातें अच्छी है। वे हिंदी विभाग विश्वविद्यालय की शोधार्थी है। उन्होंने मुझसे पूछा, कि मैं अभी क्या कर रहा हूं। मैंने कहा कि मैं बीएचयू में हिंदी ऑनर्स से स्नातक कर रहा हूं। फिर मेरा परिचय मित्र ने स्वयं कराया। दोस्तों, दोस्ती दुनिया की वह दवा है जिससे खख्म का दर्द जल्द कम होता है। हम जो बातें माँ बाप बच्चे पत्नी से छुपाते हैं, उन बातों को दोस्तों से साझा करते हैं। ताकि मन भर के मन को हल्का कर सकें। कह सकते हैं कि एक अच्छा दोस्त देवता से बढ़कर होता है। वे कहती हैं कि तुम दोनों की दोस्ती को किसी की नजर न लगे। किसी अन्य ने कहा कि दीदी, दरअसल दोस्ती की पहली शर्त है त्याग, जिसमें अन्य तत्व हैं, मगर विश्वास का अधिक महत्व है। मैं अपने दोस्त की बात दर्ज कर रहा हूं कि एक सच्चा दोस्त दुख हरता है, जो कि सुपथ पर चलने को प्रेरित करता है। दोस्तों, यह एक दोस्त की व्यथाकथा को कविता में ढालने की कोशिश है। मैं चाहता हूं कि प्रिय पाठक से मिले यही आशीष कि झुके न कभी दोस्ती का शीश। मेरा दोस्त मेरे इश्क का ईश है, जो सभी के सामने कह रहा है कि मित्र गोलेंद्र, आज तुम मेरे स्वप्न में आए थे। मैंने कहा कि क्या संयोग है यार, कि आज शाम फोन पर एक अजनबी लड़की ने कहा कि मैं उसके ताजे स्वप्न का नायक हूं। तो मुझे याद आई उन आत्मीय सखियों की बातें, जो उन्होंने कुछ इसी तरह कही थी कि वे सपने में मेरी माँ से झगड़ रही थी। माँ की तस्वीर शायद ही मैंने सोशल मीडिया पर साझा की हो, यह कहते हुए कि ये मेरी माँ है। दोस्तों, स्वप्न में छवि गढ़ना आत्मीयता को नहीं दर्शाता है। मैंने भी स्वप्न में देखा है, मगर केवल मार्गदर्शकों को, जो सखियां अक्सर अपनी बातें भूल जाती हैं। उनकी मित्रता पर संदेह होना स्वाभाविक है, या फिर कह सकते हैं कि उनके स्वप्न में स्वार्थ है। स्वप्न शास्त्र के शब्दों में कहें तो नदी में नहीं, बल्कि नींद में नाविक है, जो कि खे रहा है पतवार, पर नाव स्थिर है। अच्छा मित्र गोलेंद्र, तुम्हारे प्रेम की कथा तुम्हारे प्राथमिक दोस्तों से सुनी है। क्या यह सच है कि वह छोटी जाति की लड़की थी और तुमसे इतना प्यार करती थी कि उसके हितनात भी जानते थे कि तुम उसके प्रेमी हो, लवर हो, आशिक हो? हाँ मित्र, यह सच है कि वह फलाने जाति की थी, जिसे लोग छोटी जाति कहते हैं। खैर,
उस वक्त न मुझे न उसे, न मेरे अन्य साथियों को, किसी को भी जाति का अर्थ मालूम नहीं था। हम सब एक दूसरे के दोस्त थे। उन्हीं दोस्तों में से एक वह भी थी। कह सकते हो मेरा पहला सच्चा दोस्त वही थी। वह मुझसे 3 वर्षों से प्रेम कर रही थी, पर मुझे उसके प्यार का एहसास निम्न घटना के बाद हुआ। कहते हैं न कि सच्चे मन से पत्थर को पूजने पर वह पुरुषोत्तम हो जाता है, कंडी को पूजने पर कृष्ण। फिर तो मैं मनुष्य हूँ, और ऊपर से उसकी मोहब्बत के मंदिर की मूर्ति हूँ। हाँ, यह भी सच है कि मैं उसके घर के सभी सदस्यों से बातें की, उसकी हिताय नताय में भी की, पर उसके पिताजी से कभी नहीं की, जब तक वह धरती पर थी। हम दोनों के बीच प्यार कम दोस्ती ज्यादा थी। दूसरे दोस्त से, जो कि प्राथमिक कक्षाओं से अभी तक मेरे साथ है, उसकी ओर मुड़कर मैंने कहा कि तुम्हें याद ही होगा, संवत 2073 की वसंत पंचमी की रात, तुम्हारे ही साथ मैं सरस्वती माता की सेवा में लगा था। ठीक आरती के वक्त मेरी मोबाइल में रिंगटोन बजा कि ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूँ। कोट, तुमने कॉल को रिसीव किया। दिल दहला देने वाली खबर थी कि वह कार एक्सीडेंट की वजह से फलाने हॉस्पिटल में एडमिट है। भरती है देखने। हम दोनों साथ गए तो पता चला कि मेरा दोस्त आईसीयू में है। अन्य की आंखों से मेरा प्यार। हम लोग बिना देखे ही वापस लौट आए, लेकिन 6 दिन बाद होश में आने पर वह मुझे देखना चाहती थी, पर जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, उसकी देह से दूर जा चुकी थी आत्मा। उसके जाने के बाद उसकी दोस्ती को प्यार की संज्ञा सुधी साथियों ने दी। मित्र, मैं सच कहता हूं कि वह मुझसे से प्रेम करती थी, पर मैं उसे दोस्त ही मानता था, जैसे तुम मेरे अत्यंत आत्मीय दोस्त हो, ठीक उसी तरह वह थी। अच्छा मित्र, उसके बाद किसी दूसरी लड़की से तुम्हारी दोस्ती वोस्ती हुई कि नहीं? नहीं, फिलहाल कोई लड़की मेरा मित्र नहीं है, न ही किसी को मित्र बनाने की मेरी चाहत है, क्योंकि 2-3 महीने में ही पता चल जाता है कि उनकी दोस्ती की दिशा क्या है, वे क्या चाहती हैं। हाँ, कुछ सहपाठियों को बोल देता हूँ कि तुम मेरे मित्र हो, ताकि उन्हें दुख न हो, मगर मेरी मित्रता का मतलब तुम हो मित्र, सिर्फ तुम हो मित्र गोलेंद्र। यह तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे परम मित्र हैं, वह भी एक सर्जक सहृदय साथी सखा। पता नहीं मैं सहृदय हूं कि नहीं, यह तो मैं नहीं जानता, पर मेरी कोशिश यही है और रहेगी कि मेरी मित्रता पर कोई अंगुली न उठाए, वरना मेरी मनुष्यता जीते जी मर जाएगी। एक अन्य मित्र, क्या तुम्हें उसकी याद आती है? हाँ यार, याद ही तो है, जिसकी वजह से आत्मा की अग्नि अभिव्यक्ति में बनी हुई है। बहरहाल ये बताओ कि तुम सिक्कों पर शोध क्यों करना चाहते हो? वह कहता है कि सिक्के केवल इतिहास का सच नहीं बताते, वरन समय की शक्ति से अवगत कराते हैं। इतिहास में जब जब सिक्के बदले हैं, तब तब शासक बदले हैं। आज सिक्के ही नहीं, नोट भी बदल रहे हैं। यह बदलना क्रिया राजनीतिक हो गई है। लोग नाम बदल रहे हैं, गांव का, शहर का, जिला का, स्टेशन का एवं अन्य का नाम। मित्र, एक और मेरे शोध के साहित्यिक साक्ष्य कह रहे हैं कि जिसे संवेदना के सिक्के की पहचान है, समझ लो वह इंसान है। वहीं दूसरी ओर सिक्के कह रहे हैं कि यह संवेदना के बाजारीकरण का समय है। सत्ता के सिनेमा में सच पर झूठ की विजय है। मित्र, कैसे कहूं कि वे जो साहित्य से दूर हैं, सिनेमा को सच्चा इतिहास मान बैठते हैं, उन्हीं से वे ऐंठते हैं पैसे। तुम तो साहित्य के विद्यार्थी हो, तुम्हें तो सिक्के बदलने का शौक है, मनुष्यता की ओर मिसाइल की नोक है। सो तुम्हारा डरना
केवल तुम्हारा डरना नहीं है, असल में सिक्कों के ऐतिहासिक किस्सों में झांकना है, संवेदना के सागर में डूबना है। मित्र, बहुत दुखद मौसम है, दुख का दोपहर है। तुम्हारी दीदी मैसेज की हैं कि नाना नानी नहीं रहे। एक उम्र के बाद आत्मा अपना वस्त्र बदलती ही है, चाहे वस्त्र नया ही क्यों न रहे। बहरहाल, तुम्हारी नानी नाना की तेरही किस दिन है। वे सच्ची मोहब्बत की मिसाल हैं। मेरी नज़र में प्रेमी प्रेमिका का ऐसा कोई जोड़ा नहीं है जो इतना अधिक जीने के बाद एक ही दिन दुनिया छोड़ा हो। तुम्हारे नाना की भेंट की हुई पुस्तकें सदैव उनकी याद दिलाती रहेंगी, और नानी के हाथ के हलवे का स्वाद, उनकी याद। मित्र, द 28th नवंबर को है, यह बताने ही वाला था, किंतु पता नहीं क्यों पहले स्वप्न की बात बताने की इच्छा हुई, सो मैंने बताई, और यहाँ तक यात्रा हुई। तुम सब जरूर आना, मैं अकेला हो गया हूँ। सारा काम तुम ही लोगों को देखना है, करना है। ठीक है मित्र। 13वीं की रात। एक मित्र नशे में कहा कि एक बूंद एक और है, और आगे लड़खड़ाती है जबान, पर हम सुनते हैं कि सेवा में सोमरस समर्पित है, नानाजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित है। उसके कहने की शैली ही ऐसी थी कि हम सब एक साथ ठठाके हंसें। शोक को सुख की तरह जीने का मजा ही कुछ और है। उसने कहा कि सच में शोक को सेलिब्रेट करने का यह दौर है। कॉपीराइट गोलेंद्र पटेल, द 28th नवंबर 2020। संक्षिप्त परिचय। नाम गोलेंद्र पटेल। उपनाम उपाधि गोलेंद्र ज्ञान, युवा किसान कवि, हिंदी कविता का गोल्डन बॉय, काशी में हिंदी का हीरा एवं दिव्यांग सेवी। जन्म द 5th अगस्त 1999 ई। जन्मस्थान खजूरगांव, साहूपुरी, चंदौली, उत्तर प्रदेश। शिक्षा BA हिंदी प्रतिष्ठा व MA अध्ययनरत BHU। भाषा भोजपुरी, हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी व तमिल अध्ययनरत। विधा नवगीत, कविता, कहानी, निबंध, नाटक व आलोचना। माता उत्तम देवी, पिता नंदलाल। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन। कविताएं और आलेख प्राची, बहुमत, आजकल, व्यंग्य कथा, साखी, वागर्थ, काव्य प्रहर, प्रेरणा अंशु, नवनिक्ष, सद्भावना, जनसंदेश टाइम्स, विजय दर्पण टाइम्स, रणभेरी, पदचिह्न, अग्निधर्मा, नेशनल एक्सप्रेस, अमर उजाला, पूर्वाई, सुवासित, गौरवशाली भारत, सतराची, रिवांत, साहित्य बीकानेर, उदिता आदि प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रमुखता से प्रकाशित। विशेष कोरोनाकालीन कविताओं का संचयन, तिमिर में ज्योति जैसे, सम। प्रो। अरुण होताप में मेरी 2 कविताएं हैं। ब्लॉग्स, वेबसाइट और ई-पत्रिकाओं में प्रकाशन। गूगल के 100+ पॉपुलर साइट्स पर कविता कोश, हिंदी कविता, साहित्य कुंज, साहित्य की, जनता की आवाज, पोषमपा, अपनी माटी, द लल्लन टॉप, अमर उजाला, समकालीन जनमत, लोकसाक्ष्य, अद्यतन कालक्रम, द साहित्यग्राम, लोकमंच, साहित्य रचना ई पत्रिका, राष्ट्र चेतना पत्रिका, डुगडुगी, साहित्य सार, हस्तक्षेप, जनज्वार, जखीरा.com, संवेदन स्पर्श अभिप्राय, मीडिया स्वराज, अक्षौंग, जानकी पुल, द पूर्वाई, उम्मीदें, बोलती जिंदगी, फ्यूजिबल्स, गणनीनाद, कविता बहार, हमारा मोर्चा, इंद्रधनुष जर्नल, साहित्य सिनेमा सेतु, साहित्य सारथी, लोकल खबर, गांव गांव शहर शहर, झारखंड भड़ास, कृषि जागरण इत्यादि एवं कुछ लोगों के व्यक्तिगत साहित्यिक ब्लॉग्स पर कविताएं प्रकाशित हैं। प्रसारण राजस्थानी रेडियो, द लल्लन टॉप, वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार एवं अन्य यूट्यूब चैनल पर पाठक, स्वयं संस्थापक। अनुवाद नेपाली में कविता अनुदित। काव्य पाठ, अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय काव्यगोष्ठियों में कविता पाठ।
सम्मान अंतर्राष्ट्रीय काशी घाटवाक विश्वविद्यालय की ओर से प्रथम सुब्रह्मण्यम भारती युवा कविता सम्मान 2021 इंचेस, रविशंकर उपाध्याय स्मृति युवा कविता पुरस्कार 2022 और अनेक साहित्यिक संस्थाओं से प्रेरणा प्रशस्ति पत्र। मॉडरेटर गोलेंद्र ज्ञान एवं कोरोजीवी कविता ब्लॉग के मॉडरेटर हैं। सद्य गोलेंद्र ज्ञान त्रैमासिकी पत्रिका का प्रकाशन। संपर्क डाक पता पत्राचार का पता ग्राम खजूरगांव, पोस्ट साहूपुरी, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत। पिन कोड 221009। व्हाट्सएप नंबर 8429249326। ईमेल korojivi@gmail.com। फॉलो गोलेंद्र पटेल BHU, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, इंडिया। https://youtube.com / गोलेंद्राज्ञान। https://www.facebook.com गोलेंद्रा पटेल कवि। https://golendragyan blogspot.com m = 1